और सर जैसे अभी मार्केट में मैं सुनता हूँ कि अल्कली वाटर है, तो इससे आपको एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा, आप ब्यूटीफुल बन जाओगे, हैंडसम बन जाओगे, हेल्दी है, ये फ्रूट ताज़ा हो जाते हैं। मतलब दे आर सजेस्ट दैट यूज़ दिस वाटर, दिस इज़ अल्कली वाटर, एंड अल्कली वाटर को आप ड्रिंक करोगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। इवन ऑन ये भी दावा करते हैं कि आपको कैंसर भी नहीं होगा। तो इज इट ट्रू? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, पहले तो अल्कली वाटर का कोई डेटा नहीं है मेडिकल साइंस के पास कि इससे कोई रोग कम होता है या ठीक होता है या कोई रोग को प्रिवेंट करता है। पहली बात तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल गिलानी, हेल्थ गुरु चैनल से। आज हमारे साथ है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप वेकरिया। सर अपना इंट्रो दीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रदीप वेकरिया, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट यानी कि पाचन तंत्र एवं लीवर रोगों का विशेषज्ञ डॉक्टर। मैं सूरत में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सूरत रेलवे स्टेशन के पास आयुष डॉक्टर हाउस में। ओके सर, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि गैस, एसिडिटी एवं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की बीमारी, प्रॉब्लम, इन सब को कैसे छुटकारा पाया जाए। और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि गैस एसिडिटी की मेन कोज, उसके मेन कारण क्या है? गैस और एसिडिटी की बात करें तो सबसे मुख्य कारण में जो बात करें तो हमारा लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल, उसी की वजह से वो गैस, एसिडिटी और कब्ज की प्रॉब्लम आती है। गैस और एसिडिटी दोनों एक्चुअली में दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है। गैस की प्रॉब्लम यानी कि शरीर में ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम होना, एसिडिटी यानी कि जलन होना। ओके, दोनों लाइफस्टाइल से आता है। और लाइफस्टाइल की बात करूं तो सबसे पहले है अपना खाने का फूड, जो खाने का जो तरीका समय के साथ जो बदल रहा है वो एक मुख्य कारण में है। कि दूसरा कारण है आदमी का व्यसन है, उसका जो स्ट्रेस लेवल है, वो पूर्ति नींद नहीं करना है, वो सब मिलके अल्टीमेटली सब गैस और एसिडिटी की प्रक्रिया को शुरुआत करता है और उसको वेग देता है। ओके, तो सर अपनी बॉडी में ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है कि सडनली, मतलब ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हर कोई एक्सपीरियंस करता ही है अपने लाइफ टाइम में, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होता है कि कभी कभी ब्लॉटिंग, जैसे आपने कहा पेट फूलना, गैस हो जाता है, और कभी कभी एसिडिटी हो जाती है? व्हाट आर द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट? ओके, मैकेनिज्म की बात करूँ कि एसिडिटी क्यों होती है, वो बात करूँ तो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो नॉर्मली हमारे पेट के अंदर जब खाना जाता है तो सबको नॉर्मली एसिड बनता है, जो हमारे पाचन और कोई बैक्टीरिया होते हैं उससे हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो नॉर्मली एसिड बनता है वो खाने के साथ मिक्स होता है, पाचन करता है, पाचन के बाद खाना आगे बढ़ता है, तो एसिड नॉर्मली होता है सबके शरीर में। लेकिन क्या होता है कि ये जो नॉर्मल एसिड बनता है उसका एहसास हमको इसीलिए नहीं होता है कि एसिड के साथ साथ एक म्यूकस का दूसरा स्टमक के ऊपर लेयर बनता है, जो एसिड है उसको स्टमक के वॉल के यानी कि जो होजरी हमारे उसके वॉल के कांटेक्ट में नहीं आने देता है, इसलिए एसिडिटी जैसा एहसास नहीं होता है। दूसरा, ये एसिड नॉर्मली ऊपर एसिड है वो अन्न नली में यानी कि खाने की पाइप में भी नहीं आता है, क्योंकि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो खाने की पाइप और होजरी है उसके बीच में एक वाल्व रहता है, नॉर्मली टाइट बंद रहता है ताकि एसिड जो बना है वो वापस ऊपर नहीं आता है। जब भी आदमी को होजरी में कोई सूजन आता है तो जो म्यूकस का जो लेयर बनता है होजरी में वो बराबर से नहीं बन पाता है। कई लोगों को ऐसा होता है वो वाल्व जो बराबर टाइट रहना चाहिए, बंद होना चाहिए, खाना एक बार अंदर चला गया, एसिड आया तो वाल्व टाइट बंद हो जाता है, वो कई लोगों को बराबर बंद नहीं होता है, इसलिए एसिड ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, जिनको हम साधारण भाषा में एसिडिटी बोलते हैं। दूसरी बात आपने बताई कि गैस या ब्लोटिंग, उसका क्या मैकेनिज्म होता है। वो भी कई लोगों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, जिसको जलन नहीं होता है लेकिन सिर्फ पेट भारी भारी लगता है कई लोगों को। उसका एक रीज़न ऐसा है कि जब भी हम जैसे जैसे खाना पेट में डालते हैं, धीरे धीरे हमारे स्टमक या पेट की कैपेसिटी, उसकी एक दीवार आती है और धीरे 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 रिलैक्स होती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती रहती है जैसे खाना अंदर जाता है। तो जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती रहती है खाना एकोमोडेट होता है अंदर, लेकिन जिसको होजरी में सूजन आ गया एसिडिटी की वजह से उसको मूवमेंट बराबर नहीं होता है, जिसको हम हमारी मेडिकल भाषा में गैस्ट्रोपेरेसिस बोलते हैं। तो अगर इस स्टमक की मूवमेंट बराबर नहीं होती है तो उसको क्या होता है कि कैपेसिटी जो खाने के साथ एकोमोडेट होनी चाहिए वो नहीं होती है, इसलिए उसकी कैपेसिटी छोटी रह जाती है। और छोटी कैपेसिटी रह जाती है इसलिए आदमी को ऐसा लगता है कि इतनी कैपेसिटी में खाना डाल दिया तो अंदर कैसे प्रेशर बढ़ता है,
टाइट हो जाता है, इसलिए पूरा पेट टाइट लगता है, डबडबा जैसा लगता है, थोड़ा खाने से पेट भर जाता है, ढकारे आती है। ये सब लक्षण ब्लोटिंग के इसलिए होते हैं। ओके। और सर जैसे किसी को गैस या तो एसिडिटी है, तो कब मुझे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? जैसे अब हर कोई कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, एसिडिटी तो होती रहती है, ये कौन सी बड़ी बात, ठीक है घर पे चलो वो इनो पी लिया, सोडा पी लिया, ठीक हो जाएगा। पर एज अ डॉक्टर मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ कि चलो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को ना सही, पहले एक फिजिशियन को ही दिखा लो। पर आपको प्रॉपर कब गैस्ट्रो के पास जाना चाहिए? जो गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम है उसमें कई अलार्मिंग फीचर्स है, यानी कि चिंताजनक लक्षण होते हैं। उस टाइम पे गैस और एसिडिटी की वजह साधारण होजरी का सूजन की वजह कुछ अलग होना है, जैसे कि पेट में कोई गांठ का होना, कुछ अल्सर का होना संकेत हो सकता है। उस टाइम पे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। और उसके लक्षण ऐसे हो सकते हैं जैसे किसी को गैस और एसिडिटी के साथ साथ खाना नीचे उतरने में या ना निगलने में कुछ प्रॉब्लम होता हो, बार बार वॉमिट होता हो, वॉमिट के साथ कभी खून आता हो, या फिर संडास काला होता हो, किसी का वजन कम हो रहा है बिना वजह, जैसे वजन गिरता जा रहा है, या फिर किसी को फैमिली में किसी को मैलिग्नेंस यानी कि कैंसर की बीमारियां है, तो ऐसे मरीज को गैस और एसिडिटी की वजह पेट में हुआ अल्सर या फिर गांठ की संभावना हो सकता है, तो ये वजह हो सकती है उसकी। तो ऐसे मरीज को बेटर है कि डायरेक्ट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को संपर्क करे, उसको दिखा के एंडोस्कोपी की जांच करवानी जरूरी है। और सर ये पूछना था, जैसे पेशेंट आते हैं कई बार तो ये कहते हैं कि सर लास्ट टाइम तो मैंने ओमी ली थी, मैं अक्सर ओमी कैप्सूल ले लेता हूँ, मतलब कोई भी सर एंटासिड ले लेते हैं या तो कोई भी ऐसे प्रोडक्ट ले लेते हैं जिससे एसिडिटी और गैस की तकलीफ़ को टेम्पररी सॉल्व किया जा सके, पर ये पेशेंट रोज़ लेता है, तो इससे क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे? देखो, कोई भी दवाई लंबे टाइम तक लेंगे तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट होना ज़रूरी है। माना कि ये गैस और एसिडिटी की दवाइयाँ कंपेयर टू अदर मेडिसिन थोड़ा सेफ है, उसका साइड इफेक्ट कम है, लेकिन अगर ये दवाइयाँ भी सालों भर लिया जाए तो उसमें भी थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि विटामिन B12 या कैल्शियम की कमी होना, या फिर कई लोगों को अभी साइंटिफिक नई डेटा ऐसे बता रहा है कि एंट्राइटिस यानी कि पेट की सूजन, या फिर कई लोगों को न्यूमोनाइटिस यानी कि फेफड़े में इन्फेक्शन लगना का चांस हो सकता है। ये इसलिए हो सकता है कि हमारे पेट में जो नॉर्मल एसिड बनता है, वो नॉर्मल एसिड का काम यही है कि बैक्टीरिया को किल करना है। अगर ये नहीं किल किया, एसिड कंटिन्यूस सप्रेस रहेगा, तो इन्फेक्शन का चांस थोड़ा बढ़ सकता है। ओके सर, और जैसे चलिए पेशेंट आपके पास आ गया, तो अब आप क्या करोगे? मतलब उसके लिए कौन कौन से टेस्ट होंगे कि इस पर्टिकुलर आदमी को एसिडिटी है और इसको इसके कॉजेज़ की वजह से ये हो रहा है, इसको ये हो रहा है, तो आप कौन सी प्रोसीजर उसके ऊपर करोगे? तो पहले तो इट्स डिपेंड ऑन पेशेंट प्रोफाइल कि पेशेंट की क्या क्या लक्षण है उसके। मैं जैसे कोई अलार्मिंग फीचर्स है कि नहीं वो देखते, मैंने जैसे बताया किसी को वजन कम हो रहा है या खून गिर रहा है या फिर संडास काला हो रहा है, हमको कोई संदेह ऐसा लगता है कि इसको कोई गांठ या अल्सर हो सकता है, तो ऐसे मरीज को हम डायरेक्ट एंडोस्कोपी की तपास करवाते हैं। एंडोस्कोपी यानी कि मुंह में एक दूरबीन डाल के चेक कर लेते हैं। बाकी ग्रुप के जो मरीज है, ज़्यादातर मरीज जिसको कोई अलार्मिंग फीचर्स नहीं होते हैं, उन एग्जामिनेशन भी कोई तकलीफ नहीं दिख रहे, तो ऐसे मरीज को हम क्यों एसिडिटी हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, वो देखते हैं, उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्सप्लेन करते हैं, और तब तक जो आराम रहे उसके लिए हम एसिडिटी की या फिर गैस के लिए बेसिक दवाइयाँ देते हैं। और सर जैसे अभी मार्केट में मैं सुनता हूँ कि अल्कली वाटर है, तो इससे आपको एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगा, कब्ज़ नहीं होगा, आप ब्यूटीफुल बन जाओगे, हैंडसम बन जाओगे, हेल्दी है, ये फ्रूट ताज़ा हो जाते हैं, मतलब दे आर सजेस्ट दैट यूज़ दिस वाटर, दिस इज़ अल्कली वाटर, एंड अल्कली वाटर को आप ड्रिंक करोगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। इवन ऑन ये भी दावा करते हैं कि आपको कैंसर भी नहीं होगा। तो इज इट ट्रू? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, पहले तो अल्कली वाटर का कोई डेटा नहीं है मेडिकल साइंस के पास कि इससे कोई रोग कम होता है या ठीक होता है या कोई रोग को प्रिवेंट करता है, पहली बात तो। लेकिन अल्कलाइन वाटर क्या होता है? अल्कलाइन वाटर माने कि उसकी पीएच 7 से थोड़ा ज़्यादा होती है, उसकी तकरीबन पीएच सब अल्कलाइन वाटर की बात करो ऑन एन एवरेज 9 to 11 जितनी होती है।
अभी एसिडिटी के लिए पर्टिकुलर में बात करूँ तो एसिडिटी यानी कि शरीर में जो नॉर्मली एसिड बन रहा है उसका एहसास हमको ज़्यादा होता है, उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। एसिड तो सबको नॉर्मल बन रहा है। अभी अल्कलाइन वाटर हम डाल के क्या करते हैं कि जो एसिड हमारे शरीर के अंदर है उसमें हम अल्कलाइन वाटर डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, यानी कि जो नॉर्मल एसिड बन रहा है उसको हटा रहे हैं, वहाँ से हटा रहे हैं, माने कि हमको एसिडिटी का जो एहसास है वो कम हो जाएगा। तो वो एक साइंटिफिकली हम सोच सकते हैं कि कर सकते हैं, और कई मरीज बताते भी है कि अल्कलाइन वाटर लेने की वजह से मेरी एसिडिटी यानी कि जो जलन की जो समस्या थी वो समस्या कम हो जाती है। लेकिन साथ साथ क्या होता है कि जो हम नॉर्मल एसिड है जो शरीर के पाचन के लिए या बैक्टीरिया मारने के लिए जैसे बात किया वो जरूरी है, उसको हम हटा देते हैं, तो थोड़ा इंडाइजेशन जैसा या फिर थोड़ा इन्फेक्शन जैसा चांस हो सकता है। और बाकी के जो रोग बात करें कि आप ब्यूटीफुल हो जाओगे, कैंसर नहीं होगा, और कई लोग डायबिटीज कम हो जाएगी ऐसे बात कर रहे हैं, उसके कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है और उसका कोई बेज नहीं है। एकदम फालतू बात लग रही है मुझे। ओके। और सर जैसे ये पूछना था कि जैसे कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है पेशेंट को, जैसे आपने बताया डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या एनी काइंड ऑफ हिस्ट्री, तो उसका इसके ऊपर डाइजेशन, गैस, एसिडिटी, इसके ऊपर फर्क पड़ता है? उसका इनडायरेक्ट असर आ सकता है, ऐसे आ सकता है। उसकी दो वजह है। एक तो वो वजह है कि जिसको डायबिटीज़ और बीपी की बीमारी है उसका लाइफस्टाइल थोड़ा ऐसा रहता है, उस सेडेंटरी लाइफस्टाइल माने कि जीवन बैठाड़ू जीवन रहता है उसका, बैठे रहते हैं, तो इसी की वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये सब आपस में एक दूसरे के भाई बहन जैसे है होता है। तो ऐसे मरीज को ओबेसिटी या फिर डायबिटीज, हाइपरटेंशन है जो है सो पूरा दिन बैठे रहना है, दैट इज द रिस्क फैक्टर फॉर दिस एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। सो एक असर ऐसे आ सकता है, और दूसरा असर ऐसे आ सकता है कि डायबिटीज और बीपी की वजह से कई मरीज को कई गोलियां लेनी पड़ती है, तो ज़्यादा गोली लेने की वजह से भी कई लोगों को ड्रग इंड्यूस गैस्ट्राइटिस ऐसा होता है कि दवाई लेने की वजह से ओजरी में थोड़ा सूजन रहता है, तो इसी वजह से अल्टीमेटली इनडायरेक्टली ये गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। और सर पूछना ये था कि जैसे आपका गोल्डन प्रोसीजर अगर कहा जाए तो एंडोस्कोपी, मतलब एज अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास आप गए तो पेशेंट को ये तो पता ही होगा कि ये सर कैमरा से जांच करेंगे और हमें अंदर का प्रोफाइल पिक्चर दिखाएंगे, तो सर इसमें अपन को पेशेंट को क्या क्या देखने को मिलता है और आपको क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती है, और हम पेशेंट को इसमें से कौन कौन सा निदान देते हैं? एंडोस्कोपी जब गैस और एसिडिटी की समस्या के लिए जब किया जाता है तो सबसे पहले मैं एसिडिटी की जो वजह बताया, कई लोगों को होजरी में सूजन होता है, होजरी में अल्सर है कि नहीं, छोटी आंत में कोई अल्सर यानी कि कोई चांदे जैसा है कि नहीं वो देखते हैं। अन्य नली और जो हमारी होजरी है दोनों के बीच में जो वाल होती है, वाल बराबर टाइट होती है कि नहीं, वो सब एंडोस्कोपी करके हम देखते हैं। जब एंडोस्कोपी करते तो पूरा अन्ननली यानी कि इसोफेगस, हमारी स्टमक यानी कि होजरी और छोटी आंत सब कुछ दिखता है, और उसमें वाल की पोजीशन, कोई अल्सर है कि नहीं, सूजन है कि नहीं, वो सब कुछ देख लेते हैं। और एक एच पायलोरिक इन्फेक्शन है कि नहीं वो देखते हैं। कई बार होजरी में सूजन है तो वहाँ से सैंपल लेके कोई एच पायलोरी नामक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है कि नहीं वो देखते हैं। सर इस प्रोसीजर को करने के लिए कितना टाइम और कितना एक्सपेंस लगेगा अराउंड? प्रोसीजर करने में 10 मिनट जितना टाइम लगता है। अंदाजित कैसे करते हैं, पहले मरीज को, कोई मरीज को इंजेक्शन डाल के सुला देते हैं, या फिर किसी मरीज को हम स्प्रे डाल के सिंपल एक पूरा लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। उसके बाद कैमरा डाल देते, तपास कर लेते, जरूरत पड़ी तो बायोप्सी लेके निकाल देते हैं। टोटल टाइम 5 मिनट का है, और 5 मिनट के बाद आराम से मरीज खड़ा हो जाता है और अपना रूटीन काम कर सकता है। अगर लोकल के अंदर किया तो, अगर अंडर सिडेशन यानी आईवी सिडेशन एनेस्थीसिया से अंदर किया तो 1 आध घंटा ऑब्जर्वेशन के अंदर हम रखते हैं। और खर्चा उसका तकरीबन सेंटर पे डिपेंड करता है। अगर कोई मेट्रो सिटी या बड़ा सिटी में करोगे तो उसका 5-6 हज़ार 7 हज़ार खर्चा लगता है, या कोई सिटी में उसका 3 से 5 हज़ार खर्चा लगता है। ओके। और सर ये पूछना था, जैसे मतलब आयुर्वेदा में ऐसा कहा गया है, मुझे मेरे फादर ने कहा था कि सोने के बाद जैसे लेफ़्ट साइड पे सोना है बिल्कुल, तो तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कितनी सच्चाई है सर इसमें? लेफ्ट साइड सोने में थोड़ी राहत तो मिलती है, ये सच्चाई है। अभी तो अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी लास्ट रिसेंटली 2022 में अभी एक आर्टिकल पब्लिश किया, उसमें लिखा है उन लोगों ने 500 to around 600 केसेस थे आई थिंक। उसमें लिखा है नॉर्मली, जैसे मैंने बताया कि एसिडिटी में क्या होता है कि जब खाना का नॉर्मली एसिड जो पेट में बनता है खाने के बाद, वो एसिड ऊपर रिफ्लेक्स मारता है, तब जीआरडी यानी कि एसिड रिफ्लेक्स होता है, एसिडिटी होता है।
ये एसिड जो ऊपर आता है उसको साथ साथ खाने की नली है जो हमारी इसोफेगस है वो क्लियर भी करती है, क्लियर करके नीचे भेज देती है। तो जब हम लेफ्ट साइड सोते हैं तो एसिड तो रिफ्लेक्स खाने के टाइम के बाद होता ही है, लेकिन जो क्लियरेंस रेट है वो लेफ्ट साइड सोने पे बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो रिफ्लेक्स आते हैं वो तो आते ही है, लेकिन क्लियर तुरंत कर देते हैं, तो उसको एसिडिटी का एहसास कम होता है और उसको खाने की पाइप में जो नुकसान होने की जो शक्यता होती है वो भी कम हो जाती है। और अभी रिसेंटली, पहले तो हमने सुना था हमारे फादर और उसके फादर से, लेकिन अभी रिसेंटली तो अमेरिकन जर्नल गैस्ट्रोनोलॉजी में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ उसमें क्लियर हो गया है ये। ओके। और सर जैसे ये पूछना था कि ये बहुत ही मतलब एक कॉमन क्वेश्चन है, ये डॉक्टरों के बीच का क्वेश्चन है, वैसे हमारी भी डॉक्टर कम्युनिटी होगी वो भी जान पाएंगे। जैसे चेस्ट पेन और एसिडिटी का जो पेन, हार्ट बर्न जिसे कहते हैं प्रॉपर कहूँ तो जब एसिडिटी बढ़ जाती है वो दर्द, और जब कोई हार्ट प्रॉब्लम होती है वो दर्द, ये एक सा ही होता है, तो इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें? वो डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है, और ये इसलिए डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है, आपने सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि एक जो है वो मेडिकल इमरजेंसी है, उसको तुरंत पहचान के उसकी इमीडिएटली सारवार करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक की वजह से अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो वो चेस्ट पेन में क्या हैवीनेस लगेगा, चेस्ट में भारीपन लगेगा, घबराहट होगी, साथ में पर्सपिरेशन होता है यानी कि पसीना छूट जाता है। ये जो दर्द है वो हमारे लेफ्ट आर्म में स्प्रेड होता है, यानी कि इस आर्म में स्प्रेड होता है, जाता है। दूसरी बात, उसी के साथ साथ जिस मरीज को शुगर या बीपी या फिर कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है उसको ये चांस थोड़ा ज़्यादा होता है कि उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। जिन मरीज को छाती में दर्द होता है, वो जलन टाइप का दर्द है, खाने के बाद दर्द बढ़ता है, कई बार खट्टी टकारी आती है, पेट भारी लगता है या मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, अगर ऐसे टाइप का दर्द है तो दर्द ज़्यादातर गैस और एसिडिटी की वजह से हो सकता है। ओके। और सर जैसे अभी लॉट्स ऑफ पेशेंट आते हैं कि सर मैं ऐसा रोज़ करता हूँ, मान लीजिए मुझे अभी एक पेशेंट कह रहा था सर मैं रोज़ सोडा पीता हूँ, मुझे बहुत गैस होता है, मैं सोडा पीता हूँ फिर भी सॉल्यूशन नहीं होता है। फिर मैंने बताया उनको कि तुम्हारा सॉल्यूशन ये है ही नहीं, तो इसके बारे में कुछ व्यूअर्स को बताइए। सोडा पीना एक परमानेंट सॉल्यूशन इसलिए नहीं है। सोडा पीने से क्या होता है कि सोडा हम जब पीते हैं तो सोडा में कार्बोनेटेड ड्रिंक है, तो उसमें वजह से क्या होता है कि कई लोगों को एसिड है, वो एसिड को थोड़ा वेग दे सकता है, एसिड बढ़ सकता है। ओके, तो उसकी वजह से जलन की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सोडा इसलिए लोग यूज़ करते हैं कि सोडा पीने की वजह से जो CO2 कार्बन है डाइऑक्साइड जो गैस बनता है वो ढकार के स्वरूप से बाहर निकलता है, तो अंदर से गैस थोड़ा निकलता है, तो पेशेंट को ब्लॉटिंग वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए उसका टेम्पररी सॉल्यूशन थोड़ा मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म सोडा डेली पीना उसका सॉल्यूशन इसलिए नहीं है कि वो अल्टीमेटली आपकी होजरी में डैमेज करेगा। ओके। और सर जैसे अभी मैंने टॉपिक लास्ट कहा था कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी, यस, उसके ऊपर अब आते हैं कि मेन इसके कॉज क्या है। जैसे कोई मेरे जैसा है जो बहुत ही फूडी है, मैं बहुत ही फूडी हूँ, अब मैं क्या ऐसा करूँ कि मुझे कब्ज ना हो? कब्ज होने की मेन वजह वही है, हमारा खाना ही है, जैसे गैस एसिडिटी की तरह। जैसे कि पानी कम पीते हैं, लो फाइबर डाइट लेते हैं, जिसमें फाइबर ज़्यादा हो वो डाइट लिया तो उससे स्टूल का बल्क ज़्यादा बनता है और आराम से निकल जाता है टॉयलेट में, तो अच्छा रहता है। तो मेन हमारा खाना है, जैसे कि जंक फूड खाते हैं, पानी कम पीते हैं, लो फाइबर डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज का कम होना, वो वजह से कब्ज होता है। और क्या करने से कब्ज नहीं होगा, उसी का सेम आंसर है कि जंक फूड कम खाना है, हाई फाइबर डाइट लेना। हाई फाइबर डाइट माने कि हरी पत्ती वाली सब्जी, फल, फ्रूट ऐसा लेना है, पानी ज़्यादा पीना है, और एक्सरसाइज। जितना एक्सरसाइज करेंगे हम एक्टिव रहेंगे उतनी हमारी आंत की मूवमेंट है वो एक्टिव रहेगी, आंत की मूवमेंट एक्टिव रहेगी तो कब्ज कम होगी। क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म कब्ज के? अगर कब्ज लंबे टाइम तक रहे तो कब्ज से तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जैसे एक हमारे कॉमन प्रॉब्लम होता है वो जो आंत में हरस और मसा की प्रॉब्लम होना, कि उसकी वजह से क्या होता है कि खून गिरना, संडास में सब प्रॉब्लम आ सकता है बहुत जोर किया तो। दूसरा हर्निया का प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे एंट्री एब्डोमिनल वॉल है वो वीकनेस हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात है कब्ज और ये वाले मरीज जो होते हैं उसको लॉन्ग टर्म दवाइयाँ लेते हैं या फिर कोई पाउडर ले लेते हैं, तो पाउडर की वजह से भी कई बार साइड इफ़ेक्ट्स होती है। ये आपने अच्छी चीज़ कही, पाउडर लेते हैं। मेरे पास अक्सर ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि मैं तो ये हर्बल पाउडर लेता हूँ
और इससे मेरा पेट साफ रहता है। मैं तो ये सिरप लेता हूँ, जैसे एक वाइडली यूज सिरप है क्रीमाफिन। जैसे सर मैं एक ढक्कन रोज़ ले लेता हूँ, मेरा पेट साफ रहता है एंड दैट्स ऑल। तो सर क्या ये करना चाहिए, मतलब कितना, अभी तो बहुत कॉमन हो गया लेमैन के लिए कि कहीं पे मेडिकल पे जाओ, सेल्फ परचेज कर लिया। अब पता तो है ही गूगल की कृपा से सब की हो रहा है, तो अब सेल्फ ले लिया, सेल्फ मेडिकेशन, फिर तकलीफ बढ़ जाएगी। तो आपकी क्या एडवाइस है लोगों के लिए? इन लोगों को मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि देखो भैया, कब्ज है तो कब्ज क्यों है वो देखो। आपका कौन सा लाइफस्टाइल ऐसा है, कौन सा प्रॉब्लम, जैसे कि आपको मूवमेंट अच्छी नहीं है, आपका खाना अच्छा नहीं है, या पानी कम पीते हो, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ढूंढो और उसको ट्रीट करो, ताकि मूल से आप कब्ज हटा सको। ये जो दवाइयाँ लेते हो, सिरप लेते हो, टेम्परेरी सोल्यूशन है, वो हम भी कई बार मरीज को देते ही है टेम्पर, क्योंकि उससे नहीं तो कब्ज नहीं हटा है तो दूसरा प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये दवा या टेम्परेरी सॉल्यूशन जो चालू करते हो, उसके साथ साथ जो परमानेंट वाला सॉल्यूशन है, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वो ज़रूर अपनाना है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। और व्यूअर्स को भी मैं कहना चाहूँगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ मस्ट। और जैसे सर ने कहा है कि ध्यान रखें, क्योंकि पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा।